नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज़ में। मैं आलोक द्विवेदी। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, वो कंपोनेंट्स ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री के बाद का टॉपिक है, यानी सोशल फॉरेस्ट्री के लिए डिस्कस करेंगे हम लोग आज और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनके बारे में। ये जो टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, इसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, है ना? मैं आपको बता दूं कि साइंस से रिलेटेड और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड ये चैनल डेडिकेटेड है और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पर हमेशा मिलती रहती हैं। तो जो लोग भी एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड में अपने आप को एनरोल किए हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, खासकर बीएससी एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर रिलेटेड किसी भी ट्रेड में एजुकेशन को रिसीव कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा इस चैनल को ज्वाइन करना। तो सोशल फॉरेस्ट्री हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था बेसिकली कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंटल के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं, उनको ग्रो करना ही सोशल फॉरेस्ट्री कहलाता है। वेस्ट बॉय 1968 में इसको सबसे पहले वर्ड इन्होंने यूज़ किया था, है ना? ये चीज़ आप पढ़ चुके थे। एंड इसका मेन एम क्या है, तो फ्लो ऑफ प्रोटेक्शन एंड रिक्रिएशनल बेनिफिट्स फॉर कम्युनिटी इसका मेन एम होता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, यहाँ पर कोई डाउट है नहीं आप लोगों को। नेक्स्ट जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी का। तो सोशल फॉरेस्ट्री इम्प्लाइज द कल्चरिंग ऑफ ट्रीज बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, यानी कि सोशल फॉरेस्ट्री भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की बात करता है। कैसे? क्योंकि सोशल फॉरेस्ट्री क्या करता है, ये ट्रीज को कल्चर करने की बात करता है। सोशल फॉरेस्ट्री किन के लिए, तो बाय द पीपल, यानी कि बाय द पीपल यानी लोग ही सोशल फॉरेस्ट्री को करेंगे, इन्हीं के लिए होता है और इन्हीं के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, यानी कि बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये जो है सोशल फॉरेस्ट्री का डेमोक्रेटिक टैगलाइन है। प्रिंसिपल फॉर द फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंशन, यानी कि एक तरीके से सोशल फॉरेस्ट्री डेमोक्रेसी को भी दिखाता है। आप इसको पॉइंट को नोट कर सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा ये आपका। ठीक, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ द फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंशन, यानी कि फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंशन का क्या प्रिंसिपल यहाँ पर रहता है सोशल फॉरेस्ट्री में। तो इट एम्स टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया बाय रिहेबिलिटेटिंग द वेस्ट लैंड्स व्हाइल प्रोड्यूसिंग द बायोमास बोथ फॉर इंडस्ट्रियल एंड लोकल यूजेस। या फॉरेस्ट एक्सटेंशन के रिलेटेड इसका जो एम होता है वो ये होता है कि फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करना है। फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंशन से मतलब तो ये होता है, तो कैसे इंक्रीज करना है, जो वेस्ट लैंड्स हैं इनको रिहेबिलिटेट करके, कैसे बायोमास प्रोड्यूस करना इंडस्ट्रियल एंड लोकल यूजेस दोनों के लिए। यानी कि वेस्टलैंड को तो आप रिहेबिलिटेट करोगे ही, वाइल प्रोड्यूसिंग बायोमास बोथ फॉर इंडस्ट्रियल एंड लोकल यूजेस। इंडस्ट्रियल एंड लोकल यूजेस के लिए जब आप बायोमास प्रोड्यूस करोगे रिहेबिलिटेट करके वेस्टलैंड्स को, तो ये आपका सोशल फॉरेस्ट्री कहलाएगा और इस प्रिंसिपल से आपका फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंशन होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन, यानी कि पॉवर्टी को भी आप कैसे इरेडिकेट करोगे, गरीबी भी कैसे कम कर पाओगे आप सोशल फॉरेस्ट्री से, वो समझो। ये भी इसका एक एम है। इट इज द सिंगल लार्जेस्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी टू इरेडिकेट पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग द जॉब। अब आप सोशल फॉरेस्ट्री करते हो तो क्या कर सकते हो, आप कहीं ना कहीं पॉवर्टी को इरेडिकेट कर रहे हो। कैसे करोगे, आप वुड एंड टिम्बर का प्रोड्यूस करोगे, बायोमास प्रोड्यूस करोगे इंडस्ट्रियल एंड लोकल यूजेस के लिए। तो उससे क्या करोगे, जब आप इंडस्ट्री को कुछ बायोमास दोगे तो क्या करेगा, आपको पे करेगा, है ना? तो उससे क्या होगा, आपको वेजेस मिलेंगी, आपको पैसा इनकम होगा। अब ये बायोमास प्रोडक्शन के लिए आपको फार्मर्स चाहिए होंगे, है ना? कुछ टेक्निकल फार्मर्स चाहिए होंगे, कुछ आपके अनस्किल्ड फार्मर्स चाहिए होंगे, है ना? तो उन सभी के लिए क्या है, जॉब क्रिएशन भी यहाँ से क्रिएट होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉयमेंट ही मिलता है, क्योंकि इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस डिस्करेजिंग द माइग्रेशन ऑफ लेबर टू द अर्बन हैबिटेट्स। यानी कि जो गांव के लोग हैं वहाँ के लोग स्वयं अपना रोजगार यहाँ पर पा सकते हैं बिना किसी शहरी क्षेत्र में जाए बिना। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है आपका वो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम, यानी कि गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम्स भी हमारी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स कई सारे लाती है हमारी गवर्नमेंट, जिसपे कि इनमें एनरोल होकर आप अपने अच्छे खासे पॉवर्टी जो बिलो, यानी जो बीपीएल है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल हैं, उनको आप कैसे अपलिफ्ट कर पाओगे। तो ये इसके लिए भी गवर्नमेंट जो है काफ़ी इनिशिएटिव्स लेती है, प्रोग्राम्स को क्रिएट करती है।
जैसे कि इट इज़ अ प्राइमरली अ गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम। सोशल फॉरेस्ट्री इज ऑल्सो टैग्ड एज अ सिक लैंड फॉर द सिक पीपल, यानी कि सिक लैंड फॉर सिक पीपल जो है सोशल फॉरेस्ट्री को भी इसको टैग दिया गया है कि सिक लैंड फॉर सिक पीपल। तो ये चीज़ आई होप आप समझ गए हैं कि प्रिंसिपल क्या क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स इसमें इंक्लूडेड है, क्या क्या आपको याद रखना है। पहली चीज़ तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉवर्टी एरिडिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इतना आप अगर याद कर लिए तो तब भी मैक्सिमम है, ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर देनी है आपको, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है सोशल फॉरेस्ट्री के, तो इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल बैलेंस एंड प्योरिटी, यानी कि इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल जो बैलेंस है इसको ध्यान में रखना और इसकी प्योरिटी को ध्यान में रखना सोशल फॉरेस्ट्री का ऑब्जेक्टिव है। ईजी एंड अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल एंड फायरवुड, ठीक, यानी कि अवेलेबिलिटी किसकी, फ्यूल की और फायरवुड की, फॉर द फैमिलीज फॉर्डर फॉर द डोमेस्टिक्स एंड टिम्बर वुड फॉर द डोमेस्टिक यूज, और टिम्बर वुड की अवेलेबिलिटी फॉर डोमेस्टिक यूज के लिए। ये जो है इसके ऑब्जेक्टिव है, फ्यूल एंड फायरवुड का कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी और टिम्बर वुड का अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट है फोस्टरिंग ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ पीपल इन द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, और गेनफुल यानी कि एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से भी सोशल फॉरेस्ट्री का ऑब्जेक्टिव रहता है। कैसे, कैसे कि जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं उनको उनको क्या करें, एम्प्लॉयमेंट दे सके, जनरेट कर सके एम्प्लॉयमेंट, और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को फोस्टर करें जिससे कि वो रूरल एरियाज में अपना इस्टेब्लिशमेंट करें और वहाँ के लोगों को क्या हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, ठीक, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं सोशल फॉरेस्ट्री के, जैसे कि हमने एग्रो फॉरेस्ट्री में डिस्कस किए थे। तो पहला इसमें क्या प्रोग्राम है, फार्म फॉरेस्ट्री। तो इसमें इसमें क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें क्या करना होता है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनकरेजिंग फार्मर्स टू प्लांट एंड रेज द ट्रीज ऑन देयर ओन प्लॉट ऑफ लैंड थ्रू द फ्री और सब्सिडाइज्ड सप्लाई ऑफ द सीडलिंग्स। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, फ्री और सब्सिडाइज्ड सप्लाई देती है कुछ सीडलिंग्स के बाद, कुछ सीडलिंग्स को लेकर उनका यूज करके फार्मर्स को प्लांट करना चाहिए और रेज करना चाहिए ट्रीज को, जैसे कि क्या हो कि फार्मर्स को एक इनकम भी जनरेट हो और उनकी लैंड भी फालतू यूं ही वेस्ट लैंड की तरह ना रहे, वो भी आपकी फ्रूटफुल लैंड में कन्वर्ट हो जाए। लाइक इन ड्राई एरियाज ट्रीज आर ग्रोन अराउंड द फार्म, जो ड्राई एरियाज वाले लैंड है, जो एरिया है, वहाँ पे आपको अराउंड द फार्म जो है ट्रीज को ग्रो करना है, कि वो कहीं ना कहीं से, मतलब इसमें आपको वेस्ट लैंड नहीं, जो भी वेस्ट लैंड है उसको छोड़ना नहीं है, यानी कि वेस्ट लैंड का मैनेजमेंट ही यहाँ पे क्या होता है, मेन जो है इसका एम है, क्या है, वेस्ट लैंड को आपका मैनेजमेंट, ठीक, वेस्ट लैंड को नहीं छोड़ना है। अब देखिए वेस्ट लैंड सही से नहीं लिख पाया है ना, वो थोड़ा सा माउस से लिखता हूँ ना मैं, पेन होता तो क्लियर आपको समझ में आता। आप लोग सपोर्ट करिए तो फिर वैसे रिसोर्सेज भी जनरेट होंगे मेरे पास, तो उस हिसाब से लेबलिंग, क्योंकि आप जानते हैं बिना मनी के तो कुछ हो नहीं पाता है ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को सेंड करिए, जिससे कि रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हों और हम आपको बेहतर से बेहतर सर्विस दे पाएँ, है ना। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका रूरल फॉरेस्ट्री। रूरल फॉरेस्ट्री क्या होता है, देखिए, इट मीन्स मैसिव प्लांटेशन along the roadside, canal banks, around the tanks, ponds and on the fallow and uncultivable lands। यानी कि रोड साइड, यानी कि रोड के साइड्स में, कैनाल के बैंक्स में, ठीक है, उनके घाटों पर, कैनाल के टैंक्स के घाट पे, पॉन्ड्स पे, ठीक है, पॉन्ड के बीच में तो आप पौधे लगाओगे नहीं, उसके घाट पे ही लगाओगे जो बाउंड्री है। फैलो लैंड जो पड़ी है, अनकल्टिवेबल लैंड पड़ी है, तो उसका क्या करना, वहाँ पे मैसिव प्लांटेशन करना, ये कहलाता है रूरल फॉरेस्ट्री। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री एज दिस रिजल्ट्स इन द एक्सटेंडिंग द फॉरेस्ट बियॉन्ड द एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज। इसे एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाकर आप यहाँ पर फॉरेस्ट को एक्सटेंड कर रहे हो, है ना, इसलिए आपको रूरल फॉरेस्ट्री इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि गांव वगैरह में आप ज़्यादातर इन रिसोर्सेज को, ये जो जहाँ चीज़ें लिखी हैं, पाते हो इनको, है ना, वहीं पर अवेलेबल है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका अर्बन फॉरेस्ट्री क्या कहलाता है, तो फॉरेस्ट्री इन द अर्बन एरिया, यानी कि अर्बन एरिया में जब आप ट्री करते हो, प्लांट कौन से ट्री, फॉरेस्ट ट्रीज, तो उसे आप क्या बोलते हो, अर्बन फॉरेस्ट्री बोलते हो। जैसे ऑन द यूजलेस लैंड नियर द गवर्नमेंट बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग के पास जो भी यूजलेस लैंड है, तो वहाँ पर क्या करना, ट्रीज का प्लांटेशन करना है। स्कूल एंड कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, रोड साइड्स में, हॉस्पिटल्स में, रिक्रिएशन गार्डन्स, म्यूनिसिपल एरियाज में, तो यहाँ सब क्या करना, गार्डनिंग करना, ट्रीज को प्लांट करना, क्या कहलाता है, अर्बन फॉरेस्ट्री कहलाता है।
तो कम्युनिटी ये चीज़ आप आई होप आप समझ गए। ये सब बहुत आपने देखा है, बस इनकी टर्म समझ लीजिए तो आपको याद आ जाएगा कि बेसिकली उस चीज़ को कहते क्या हैं, उस टेक्नीक को। कम्युनिटी वुडलैंड्स आर प्लांटेड बाय द पर्टिकुलर कम्युनिटीज देमसेल्व्स on the land of their own or on that pulled by themselves and benefits which are shared them equally। अब क्या होता है कम्युनिटी वुडलैंड्स क्या होता है, यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज क्या करती हैं, खुद ही प्लांट्स को ग्रो करती हैं अपने उसी लैंड पे जो पूल्ड लैंड है उनका, और उस बेनिफिट्स को इक्वली ये लोग आपस में शेयर कर लेते हैं, जो भी बेनिफिट उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट से मिलता है। तो ये कहलाता है कम्युनिटी वुडलैंड्स, जो कि अर्बन फॉरेस्ट्री के अंदर आता है। अब नीड फॉर मोर फॉरेस्ट, हमें ज़्यादा फॉरेस्ट की ज़रूरत क्यों है, हमें जंगल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? भाई देखिए, जंगल नहीं होगा तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, और फिर से आप जानते हो कि उसके ड्रास्टिक इफेक्ट होते हैं, है ना? यूवी रेस का जो पेनिट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में, तो फिर उससे इश्यूज होते हैं, कैंसर जैसी समस्याएं होने लगती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना हम लोग का गड़बड़ा जाता है ना? ज़्यादा जो है CO2 लेवल बढ़ गया अगर एटमॉस्फेयर में, तो ये सारी इश्यूज हैं। तो इन सबको इरेडिकेट करने के लिए, इन सबसे बचने के लिए फॉरेस्ट का जो है एक सफिशिएंट अमाउंट में होना हमारे अर्थ पे बहुत ज़रूरी है। तो इसी के बारे में पढ़ लेते हैं क्यों ज़रूरी है। तो बाय द सिक्स प्लान ओनली अबाउट 22.7% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इज अंडर द फॉरेस्ट। तो सिक्स्थ प्लान के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग 22.7 यानी 22.7% जो है टोटल एरिया है जो कि फॉरेस्ट के अंदर होता है, फॉरेस्ट के अंदर है, इतना एरिया जो है पूरे अर्थ का फॉरेस्ट में है। नॉट मोर देन 40 to 50% ऑफ दिस हैज़ अ गुड फॉरेस्ट कवर, यानी कि इनमें से 40 से 50% छोड़ के बाकी किसी के पास किसी उस एरिया में गुड फॉरेस्ट कवर नहीं है, ठीक है। बट फॉर द एनवायरमेंटली साउंड कंट्री आइडियल फॉरेस्ट एरिया शुड बी 33%। अगर पूछा जाए कि आइडियली कितना जो है फॉरेस्ट कवर होना चाहिए किसी कंट्री में, बढ़िया एनवायरमेंटली साउंड कंट्री के लिए, तो 33%, कितना 33% होना चाहिए, कितना 33%। जैसे आपका पासिंग मार्क्स होता है ना बोर्ड्स में, और 10th और 12th में 33% है तो जस्ट पास 100 में से, है ना? तो 1/3 पास ही मार्क्स हो जाता है, वैसे ही 1/3 जो है इन्वायरमेंटली साउंड कंट्री के लिए फॉरेस्ट कवर इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इंडिया में लैंड इनटू द न्यू ग्रीन रिवॉल्यूशन थ्रू विच इट विल बी पॉसिबल टू इंक्रीज द वुड इन द विलेजेस। यानी कि अगर हम सोशल फॉरेस्ट्री को एक अच्छे स्केल पे अपनाते हैं तो इंडिया इंडिया जो है हमारा भारत एक नया ग्रीन रिवॉल्यूशन में एंट्री कर सकता है, एक नया ग्रीन रिवॉल्यूशन ला सकता है। और ये पॉसिबल है सिर्फ और विलेजेस में अगर आप जो वुड्स हैं यानी कि जो वहाँ ट्रीज हैं फॉरेस्ट ट्रीज उनको बढ़ाकर वहाँ पर मैसिव प्लांटेशन करके, जो मैंने आपको पीछे बताया, रूरल फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री करके ऐसा अचीव किया जा सकता है। एट द सेम टाइम इट विल हेल्प द पुअर टू क्रॉस द पॉवर्टी लाइन। और उसी टाइम पे क्या होगा, जो बीपीएल वाले लोग हैं उनको भी पॉवर्टी बीपीएल कार्ड से ऊपर उठने का मौका मिलेगा, उनके भी अपलिफ्टमेंट में क्या होगा, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉरेस्ट। तो इस तरीके से जो है फॉरेस्ट से भी किसी का इनकम लेवल हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिसके पास लैंड है। तो देखिए, पैसे कमाने के बहुत ज़रिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करो तभी पैसे कमाओ। फार्मिंग करके भी आप पैसे बहुत अच्छे खासे कमा सकते हो, बशर्ते आपको नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हमें उगाना चाहिए, क्या नहीं उगाना चाहिए, ठीक है। नॉलेज अगर आपके पास है तो फिर आप बेहतर इनकम को जनरेट कर पाओगे। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपका न्यू चैप्टर का होगा। अब चैप्टर नंबर कौन सा है आपका, ये आप मुझे बताएँगे, है ना? जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 ये शायद फिनिश किया है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आप लाइन पे बने वेट करिएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ चैप्टर नंबर कौन सा है आपका ये। इसमें हम लोग जो है चैप्टर नंबर डिस्कस कर रहे हैं 10 तक हो गया था हमारा, वीड प्रॉब्लम्स तक की वीडियोस आपको अपलोडेड है। असेसमेंट ऑफ एग्रोनॉमिक इंट्रैक्शन भी हो गया था। ये चैप्टर नंबर 12 है आपका, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। अब हम डिस्कस करेंगे वाटर मैनेजमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 13 है आपका। कौन सा? वाटर मैनेजमेंट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन रॉक्स एंड इट्स वेदरिंग 14th है आपका। तो 13 चैप्टर को डिस्कस करेंगे, 12 चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर रही है पूरी, और वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि पॉजिटिव वाइब्स सभी को मिलें और सब बेहतर तरीके से अपने स्टैंडर्ड को रेज कर पाएँ।
एंड लास्ट में आपको रिमाइंडर यही है कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन पे ज़रूर टैप करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है? इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।